करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार, मैं ऋषिका सिंह परिहार स्वागत करती हूँ आप सभी का एमपी न्यूज़ में। आप सब जुड़ चुके हैं एमपी न्यूज़ के स्पेशल सेगमेंट हेल्थ गुरु में और आज की हमारी हेल्थ गुरु हैं ऑर्थोडोंटिस्ट डॉक्टर मीनाक्षी अग्रवाल मैम। वेलकम टू द स्टूडियो मैम। थैंक यू सो मच। नमस्कार, आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आपकी परफेक्ट स्माइल के लिए परफेक्ट टीथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको लेकर के आज हम मैम से बात करेंगे। मैम, सबसे पहले क्योंकि ये ऑर्थोडोंटिस्ट एक स्पेशलाइजेशन है, उसके बारे में बताइए। देखिए, क्या होता है कि हम सब जानते हैं कि हम मानव शरीर में दांतों का बहुत बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जब हम दांतों की पढ़ाई करते हैं तो सबसे पहले हम बीटीएस करके डेंटिस्ट बनते हैं या डेंटल सर्जन बनते हैं। उसके बाद कुछ 9 हमारी ऐसी शाखाएं जिसमें हम अलग अलग रीजन्स में स्पेशलाइजेशन करते हैं। जैसे अगर बच्चों के दांतों का इलाज है तो उन्हें पीरियोडोंटिस्ट कहते हैं। टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज करना है, स्माइल ठीक करना है, जबड़े को ठीक करना, उसको हम ऑर्थोडोंटिस्ट कहते हैं। किसी भी तरह की सर्जरी, एक्सीडेंट्स, इन सबको मैनेज करने को ओरल सर्जन। इस तरह से हमारी अलग अलग जो भी ब्रांचेस हैं डेंटिस्ट्री की, तो स्पेशलाइजेशन के थ्रू हम उनको मैनेज करने की कोशिश करते हैं। मैम, हम देखते हैं कि अगर दांत टेढ़े मेढ़े रहते हैं या बाइट गलत रहती है तो बच्चों को कहीं ना कहीं या बड़ों को भी प्रॉब्लम आती है, तो मैम उसको हम कैसे कम कर सकते हैं? देखिए, क्या होता है कि हम सब ह्यूमंस कुछ एक इवोल्यूशन या एक ग्रोथ पैटर्न पे हैं, जिसको मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बताने की कोशिश करती हूँ। जब भी एज ह्यूमन चाहे जब हमारे बर्थ होती है तो 6 मंथ के आसपास दांत आना स्टार्ट होता है, जिसमें तकरीबन 10 दूध के दांत ऊपर और 10 दूध के दांत नीचे वाले जबड़े में आता है, और ऐसा तकरीबन 2.5 से 3 साल की उम्र तक होता है। तो 3 साल की उम्र तक अगर कोई भी ह्यूमन चाइल्ड है तो उसमें 20 दांत होने चाहिए, और सारे दूध के हम एक टीथ कहते हैं। जी हाँ। फिर 3 से 6 साल तक कोई नया दांत नहीं आता, क्योंकि नेचर उस समय को यूज करती है खाने, चबाने, निगलने, थूकने, हंसने, बोलने, बात करने के लिए। जो बहुत इंपॉर्टेंट जो उस टाइम का काम है वो है बात करना, डायलेक्ट डेवलप करना। तो दांत ना केवल उसमें हमारा हेल्प करते हैं हमारी भाषा को पूरी तरह से विकसित होने में, खाने में, चबाने में, हमारी सोशल स्माइल में, प्लस वो कहीं ना कहीं हमारे ओवरऑल ग्रोथ को भी, क्योंकि जैसे बड़े लोग कहते थे ना कि खाएगा नहीं तो पनपेगा कैसे। जी मैम। तो कहीं ना कहीं दांतों का जो काम है वो सिर्फ इतना नहीं है कि हम खाएं चबाएं, उससे भी बहुत ज्यादा वो हमारे पूरे डेवलपमेंट को वो करते हैं। लेकिन अगर उस दौरान किसी भी तरीके की कोई गलत हैबिट, जैसे अंगूठा चूसना है, मुंह से सांस लेना है, या टंग थ्रस्ट करना है, या किसी भी तरह की ऐसी कोई भी हैबिट अगर डेवलप होती है, तो वो ग्रोथ पीरियड में कहीं ना कहीं हमारे जबड़े की जो ग्रोथ है वो उस तरह से नहीं हो पाती जिस तरह से उसे होना चाहिए। तो उसके बाद जब हमारे पक्के दांत आने लगते हैं तो दूध के दांतों का सही समय पे जाना और पक्के दांतों का सही समय पे आना, ये एक प्रक्रिया है जो दोनों साथ में होंगी तो बहुत अच्छे से होगा। जैसे कि मैम आपने बताया अभी कि बच्चों में अंगूठा चूसना या फिर कोई ऐसी चीज़ें जो उनको नुकसान करती है, तो मैम हम देखते हैं कि ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो मैम वो पेरेंट्स कब क्या जाने कि कब नहीं करना चाहिए, कैसी एक्टिविटीज़ नहीं करनी चाहिए और उन्हें कैसे रोकना चाहिए? देखिए, क्या होता है, कुछ आदतें बचपन में हम नॉर्मल मानते हैं, जैसा कि हमने हमारे बड़ों से सुनते आए हैं। तो अगर बच्चा 2, 2.5, 3 साल तक अंगूठा या उंगली चूस रहा है तो वो कहीं ना कहीं उसके डेवलपमेंट या रिफ्लेक्सेस का हिस्सा है। लेकिन अगर उसके बाद भी वो मुंह खुला करके सोता है, अंगूठा चूसता है या उंगली चूस रहा है या जबान से धक्का दे रहा है, तो उस वक्त जरूर पेरेंट्स को जब भी कुछ ऐसा लगे कि ये दूसरों से कुछ अलग है या दूसरे बच्चों की तुलना में कुछ अलग कर रहा है, तो बिना डरे, बिना घबराए आपके आसपास में जो भी आपके लोकल डॉक्टर्स हैं या लोकल डेंटिस्ट हैं उनसे एक सलाह जरूर लेनी चाहिए। देखिए, क्या होता है कि बच्चों के केस में अगर हम 5 चीज़ों का ध्यान रखें तो हम बहुत सारी परेशानियों से बच सकते हैं। पहला, रात की सही ब्रश या राइट नाइट ब्रश। जी मैम। दूसरा, 3 से 6 महीने का चेकअप, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पहले दूध के दांत हैं, फिर उसी जगह पे नेचर पक्के दांत बनाएगी और 6 साल की उम्र से वो आने शुरू। जी मैम। तो उस समय पे अगर हम थोड़ा सा रेगुलरली चेकअप करवा रहे हैं डॉक्टर से या बार बार मिल रहे हैं तो हम किसी बड़ी परेशानी से बच सकते हैं। तीसरा, जितना हो सके आपके बच्चों को आप नेचुरल खाना खिलाएं, रॉ खाना खिलाएं, और उसे जानने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो भी लोकल है, सीजनल है, ट्रेडिशनल है, लाइक जो भी बाजार में अभी सबसे ज्यादा मिलता है, सबसे आसानी से है और जिसकी कीमत अभी आपके लोकल एरिया के हिसाब से बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। हम लोग कई बार सोचते हैं कि जो बाहर से खाना आता है या विदेशी खाना है या जंक फूड है वो फैंसी है तो बहुत अच्छा होगा, ऐसा नहीं है। नेचर हमें हमारे ही जरूरत के हिसाब से, ऋतु के हिसाब से बहुत ही अच्छा फाइबर और कच्चा खाना अवेलेबल करती है। जी मैम। तो बच्चे जितना ज्यादा कच्चा खाएंगे, नेचुरल खाएंगे, उनकी उतनी ही मसल और जबड़ा प्रॉपर विकसित होगा, तो परेशानियां कम आएंगी। जी मैम। चौथा, बच्चों को जितना हो सके पानी पीने की आदत डालें। बहुत सारी बार हम लोग क्या करते हैं कि हम पानी तो पीते हैं लेकिन हमने एक बार में बहुत सारा पी लिया, फिर बहुत घंटे तक नहीं पिया,
बहुत एक बेसिक सी बात है जो हम सबको पता है कि मानव शरीर का 70% हिस्सा पानी है, जी मैम। लेकिन हम उतना रिप्लेस करना भूल जाते हैं या सही तरीके से रिप्लेस करना भूल जाते हैं। तो बच्चों में अगर हम सही तरीके से आदत डालें कि आप पानी पिए, पानी पीने के बाद एक सिप लेके मुंह में गुड़गुड़ करके ऐसे कुल्ला करें, तो बहुत सारे जो फूड पार्टिकल्स हैं या वो इनसे बच सकते हैं। और पांचवा, बच्चों को बच्चों का ही पेज दें, बड़ों को बड़ों का पेज दें, क्योंकि हम सबकी जरूरतें अलग हैं, हम सबकी शरीर की बनावट और हमारी उम्र और वजन के हिसाब से तय होती है। तो कई बार मैंने देखा है कि बच्चे बड़ों का पेस्ट कर रहे हैं या बड़े बच्चों का कर रहे हैं, तो वो उस तरह से उस चीज को देखें। और लास्ट में अगर आपको लग रहा है आपके बच्चे के मुंह में कुछ भी ऐसा है जो आपको औरों से अलग दिखता है, चाहे वो लाल, पीला, नीला, गुलाबी, कोई भी छाला हो, सूजन हो, कुछ भी छोटा बड़ा हो, परेशान ना हो, एक फोटो खींचें, या तो अपने डॉक्टर को भेज दें या जिससे भी आप मिल सकते हैं दिखा दें, ताकि उस वजह से आपको कोई भी बड़ी परेशानी होने से पहले पता चल जाए। मैम हम देखते हैं कि आजकल जो ब्रश यूज़ करते हैं लोग, तो उन्हें कब हमें रिप्लेस करना चाहिए दूसरे ब्रश से, क्योंकि उनका भी डाइवर्जन हो जाता है और वो बता देते हैं कि अब मुझे मत यूज़ करो, लेकिन हमें पहले से ही अलर्ट होना जाना चाहिए। मैम ब्रशेस का भी आप बताइए और टंग क्लीनर का भी प्रॉपर यूसेज बताइए। देखिए क्या होता है, जो ब्रश हम यूज़ कर रहे हैं वो बहुत तरह के बाजार में आते हैं, और देखिए सबकी अपनी पैसों की सुविधा है कि कौन कितने का खरीद सकता है। तो जो एक मानक है उसके हिसाब से 3 से 6 महीने के अंदर अंदर ब्रश बदल देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सिलिकॉन के फाइबर से बनी होती है, वो भी कहीं ना कहीं बॉडी में थोड़ा बहुत लीच आउट होता है। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके करने से ये जल्दी खराब हो रही है, किसी और के करने से नहीं हो रही है, तो वहाँ पर हमें ये भी देखना होगा कि हमारा ब्रश करने के तरीके में कहीं कोई गलती तो नहीं है। पर हाँ, अगर मैं कहूँ ऑन एन एवरेज हर पर्सन को साल की 3 से 4 ब्रश नई लेके या जो भी है यूज़ करनी चाहिए। कंपनी या उसकी डिज़ाइन कोई भी हो सकती है, कितने भी पैसों की हो सकती है। 5 छोटी छोटी चीज़ें अगर आप याद रखें, जब भी आप ब्रश खरीदें वो हल्का होना चाहिए, उसका आगे का सिरा पतला होना चाहिए, ब्रिसल्स हमेशा सॉफ्ट या सुपर सॉफ्ट हो, मीडियम या हार्ड ना लें। बहुत फैंसी या महंगी ब्रश लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा टूल है जिसे आपको मुंह में अच्छे से ब्रश करने के लिए यूज़ करना है। एंड कोशिश करिए कि जो पेस्ट का अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा ना हो, क्योंकि ऑलरेडी पेस्ट में बहुत सारे ऐसे एजेंट हैं जो हमारे लिए लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे नहीं हैं। तो पेस्ट का अमाउंट हम उतना ही यूज़ करें, मटर के दाने जितना है उससे थोड़ा सा ज़्यादा। और सबसे ज़रूरी जो इसमें है वो कि हम ब्रश करें, स्पेशली रात को, क्योंकि कहीं ना कहीं दांत को जितना नुकसान रात में होता है वो बहुत ज़्यादा हमारे दांतों को खराब कर सकता है। टंग क्लीनिंग हमें ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि टंग के थ्रू ही हमारा सारा खाना पीना और ये सब अंदर जाता है। टंग क्लीन करने के लिए बाजार में कुछ टंग क्लीनर्स आते हैं, कुछ प्लास्टिक के, मेटल के, वो आपकी अपनी सुविधा पर है कि आपको कौन सा अच्छा लगता है और किसको करने से आप कंफर्टेबल हैं, बट करना चाहिए। मैं रिकमेंड करूँगी कि दिन में आप जितनी बार हो सके कुल्ला करें अच्छे से, एंड सुबह और रात को ब्रश जरूर करें। राइट नाइट ब्रश के कुछ मेथड्स हैं, जैसे बड़ों में चार्टर्ड बास टेक्निक हो गई, बच्चों में रॉक एंड रोल टेक्निक हो गई। तो आप जब उन तकनीकों के इस्तेमाल से अच्छे से ब्रश करते हैं तो बहुत सारी दांतों संबंधी समस्याओं से आप बच सकते हैं। मैम हम देखते हैं कि ब्रेसेस और जब अलाइनर्स की बात आती है तो आज 2 चीज़ आ गई हैं। कब बच्चों में ब्रेसेस लगता है, कब उनकी सही उम्र होती है ब्रेसेस में, और मैम अब अलाइनर्स भी आ गए, उस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन मैम पहले आप ब्रेसेस के बारे में बताइए। देखिए, ब्रेसेस का सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कंसेप्ट क्या है। ब्रेसेस जो है वो बेसिकली ब्रैकेट एंड वायर का एक कॉम्बिनेशन है, जिसके थ्रू हम दांतों को मनचाही सिचुएशन या पोजीशन पर लाने की कोशिश करते हैं। तो कुछ अप्लाइंसेस हैं जिनको हम मायोफंक्शनल अप्लाइंसेस कहते हैं, जिनमें कहीं ना कहीं जब हमें लगता है कि दांतों के साथ साथ मसल और जबड़े में भी हमें चेंजेस लाने हैं, तो उसके लिए सबसे अच्छी उम्र होती है 7 से 9, क्योंकि जो मानव शरीर है उसमें ग्रोथ हो रही होती है। और अगर उस टाइम हम बच्चों में ज़रा सा भी ग्रोथ मॉडिफिकेशन करते हैं तो वो बहुत अच्छे से हो सकता है। जैसे कुछ बच्चों का नीचे का जबड़ा बड़ा होता है, ऊपर का छोटा होता है, या कुछ का बड़ा ऊपर का जबड़ा बड़ा होता है, नीचे का छोटा होता है, मुंह से सांस लेने की वजह से दांत बाहर आ गए हैं, लॉन्ग फेस हो गया है, या अंगूठा चूसने की वजह से ओपन वाइड और ये सब क्रिएट हो गया, तो उन सबको हम बहुत ही आसानी से बिना किसी ज़्यादा तकलीफ के, दर्द के, ये सब कर सकते हैं। ब्रेसेस जो है पहले जो आज से कुछ सालों पहले कॉन्सेप्ट था, तब हम लगाते थे जब हमारे पास सारे पक्के दांत आ जाते थे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं दांत की पोजीशन और लोकेशन को चेंज करने में हमारी मदद करता था। बट अब कुछ इस तरह के ब्रेसेस भी आए हैं जिन्हें हम थोड़ा पहले यूज़ कर सकते हैं और अलग अलग तरीक़ों से बिना किसी ज़्यादा परेशानी के दांतों को सीधा कर सकते हैं। क्योंकि पहले जो हमारा जो कंसेप्ट था वो एक्सट्रैक्शन बेस्ड था, लेकिन उसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों को ब्रीदिंग जो रूम है वो कम होना, स्लीप एक्सट्रैक्टिंग अपनियाँ वगैरह होना, स्नोरिंग होना। तो अब जो ऑर्थोडोंटिस्ट्री है वो अब एक्सपेंशन बेस्ड ज़्यादा है, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि कम से कम दांत निकाल कर
हम ज़्यादा से ज़्यादा जबड़ों को ठीक और दांतों को सीधा कर सकते हैं। जी मैम, क्योंकि आप ब्रेसेस की बात कर रहे हैं तो मैम लोगों में मिथ्स बहुत ज़्यादा है कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, ऐसे ब्रश करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो मैम ये क्या है मिथ्स ब्रेसेस को लेकर के, क्या खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए? देखिए क्या है, ये मानव स्वभाव है कि जब भी कुछ नया होता है तो हम उससे थोड़ा डर जाते हैं। और क्योंकि मुंह एक बहुत ही कन्फाइंड एरिया है जहाँ पर ऑलरेडी दांत, जीभ बहुत सारी चीज़ें हैं, तो जब हम ब्रेसेस लगाते हैं तो इनिशियली 3 से 4 दिन का एक डिस्कम्फर्ट होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें उसकी इतनी आदत नहीं है। पर ये ऐसा नहीं है कि हम ब्रेसेस के साथ कुछ खा नहीं सकते या नहीं खाना है। धीरे धीरे उसको आप बहुत ही वाइजली और बहुत ही इजीली अडेप्ट कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे आजकल ब्रेसेस पहनते हैं, पहले भी पहनते थे और आगे भी पहनते रहेंगे। तो खाने पीने में ऐसा सच बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें ज़रूर आपको ध्यान रखनी है, जैसे बहुत ज़्यादा चिपचिपी, बहुत ज़्यादा कड़क या इस तरह की चीज़ें जिसकी वजह से आपका ब्रेसेस पे प्रेशर पड़े और वो टूट सके। पर ये बहुत हमने गलत मिथ बना लिया है कि ब्रेसेस बनाएंगे तो हमें बहुत तकलीफ होगी या हम खा नहीं पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। हम चाहें तो इस चीज़ को बहुत जल्दी और आसानी से अडेप्ट कर सकते हैं। अब मैम ब्रेसेस को रिप्लेस करने के लिए अलाइनर्स आए। मैम ये अलाइनर्स क्या होता है और इसकी क्या प्रोसीजर रहती है? देखिए क्या है, हर चीज़ में हम ग्रो कर रहे हैं, हम सब देख सकते हैं। हम पेजर से मोबाइल और मोबाइल से वीडियो कॉल्स पर आ गए हैं। तो सेम ऐसे ही जब पहले ये जो जर्नी है, हमारे फादर जो हैं एंगल, उनकी थ्रू शुरू हुई थी 1899 से। उस जर्नी में ये ग्रोथ होती गई। तो हम पहले ब्रेसेस, फिर टूथ कलर ब्रेसेस, फिर लिंगुअल ब्रेसेस, देन सिरेमिक ब्रेसेस है। तो अभी जो एक न्यू ट्रेंड है वो अलाइनर है। अलाइनर बेसिकली वही कर रहे हैं जो ब्रेसेस करते थे, दांतों को सीधा करना, उन्हें राइट पोजीशन में लाना, बट अब वो बिना वायर, बिना ब्रैकेट के कर रहे हैं। अलाइनर आप ऐसे समझ सकते हैं कि ट्रांसपेरेंट काइंड ऑफ प्लास्टिक ट्रेज हैं जिनके थ्रू हम आपका पूरा ट्रीटमेंट करते हैं। ये कुछ मामलों में बेहतर हैं ब्रेसेस से, कुछ मामलों में नहीं। बेहतर इस तरह से हैं कि एक तो हाइजीन मेंटेन करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि निकालना लगाना पॉसिबल है इसके साथ। दिखते नहीं हैं तो आपकी सोशल स्माइल और सोशल कॉन्फिडेंस को काफ़ी बूस्टअप करते हैं। उसके कुछ पर्टिकुलर केसेस में बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। कुछ केसेस में ब्रेसेस ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं, जहाँ पर हमें लगता है कि पेशेंट का कंप्लाइंस उतना नहीं मिलेगा या वो निकालने लगाने में उतने अच्छे से नहीं पहनेगा, क्योंकि ब्रेसेस फिक्स ट्रीटमेंट है। उसमें पूरी तरह आप आपके डॉक्टर पर ही डिपेंडेंट है कि जब वो आपको करेंगे आगे का ट्रीटमेंट या उसको प्रोग्रेस करेंगे। अलाइनर में आप कंपैरेटिवली विजिट्स कम हो जाती हैं डॉक्टर के पास। वो आपको एक बार में अलाइनर डिज़ाइन करके देते हैं, तो आप उन्हें वीकली घर पर चेंज कर सकते हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि हर चीज़ के कुछ फ़ायदे और नुकसान होते हैं। अलाइनर नो डाउट बहुत नया ट्रेंड है और आजकल काफ़ी अच्छी कंपनीज़ हैं जिनके अलाइनर्स आ रहे हैं, जैसे इनविजिलाइन है, स्मार्ट है, एंजल है, स्पार्क है। सो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इस बात पर डिपेंड करती हैं कि आपकी ज़रूरत क्या है, आपकी लाइफ में एज और स्टेज क्या है, और आप किससे आपकी जो ट्रीटमेंट है वो सबसे अच्छा हो सकता है। तो मैं ये कहूँगी कि आप बजाय ये सोचने के कि ब्रेसेस अच्छे हैं या लाइनर अच्छे हैं, आप अपने लिए किसी भी जो आपके डॉक्टर हैं उनसे सही सलाह लें और जो आपको सही लगे। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि मुझे कुछ और पसंद हो सकता है और आपको कुछ और, तो जो आपको अच्छा लगे आप उस हिसाब से उसके फायदे नुकसान दोनों को अच्छी तरह समझें, और जो भी आपके डॉक्टर हैं वो आपको बताएंगे, तो फिर आप अपना चुनाव खुद करें। मैम आपकी मास्टरी है स्माइल डिज़ाइन करने के लिए, ये एक कॉस्मेटिक फीचर है आपका। तो मैम जब स्माइल डिज़ाइन करते हैं तो मैम उस वक्त आप क्या देखते हैं, और मैम ये कितनी अलग है कि लोग सिर्फ इसे कॉस्मेटिक ही क्यों बोल करके इतना अच्छा नाम दिए हैं इसे कि ये कॉस्मेटिक है, तो ऐसा क्यों है मैम? देखिए पहले तो मैं ये कहूँगी कि ऐसी कोई मास्टरी मेरी नहीं है। हम सभी कोशिश कर रहे हैं, हम सारे लोग, कि हम कुछ कर सकें। हाँ, स्माइल मुझे पर्सनली लगता है, मतलब ऐसा लिटरेचर कहता है कि 37% ऑफ योर पर्सनालिटी इज स्माइल, बट मुझे फ्रेंकली कैसा मेरी पर्सनल फीलिंग है कि स्माइल एक ऐसी चीज़ है जो आप किसी को भी दे सकते हैं बिना किसी को मुझे ऐसा लगता है कि मतलब हम सबको स्माइल करना चाहिए। और मैंने ऐसा महसूस किया है कि जो भी स्माइल करता है वो सुंदर ही लगता है, अच्छा ही लगता है। और हम सब ह्यूमंस इस तरह से बने हैं कि एस्थेटिक, कॉस्मेटिक, खूबसूरती ये सब हमें अट्रैक्ट करती है। तो जब भी मैं किसी की स्माइल डिज़ाइन करती हूँ या मुझे उनकी स्माइल के लिए जो भी करना होता है, तो मैं सबसे पहली चीज़ ये देखती हूँ कि वो कितनी नेचुरल लगेगी। जी, वो इंसान जब मुस्कुराएगा तो वो कितना हमको अच्छा लगेगा, या उसके साथ वो कितना ज़्यादा स्वाभाविक है। और उसके बाद जो भी हमारी लिमिटेशंस होती है, कोई दांत छोटा है, बड़ा है, या उसका कलर खराब है, आगे है, पीछे है,
तो उस हिसाब से हमारे पास, हम बहुत लकी हैं कि हम इस इलाके में हैं, हमारे पास बहुत अच्छे स्कैनर्स हैं जिनके थ्रू हम उनको एआई के थ्रू पहले से बता सकते हैं कि ये आपका अभी प्रेजेंट स्माइल है और हम इसको इस तरह से कर पाएंगे या कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ें हमें बहुत मदद करती हैं हमारे पेशेंट को एक विजन देने के लिए, एक विजुअल बताने के लिए। फिर जो भी पेशेंट की रिक्वायरमेंट होती है, अगर वो शो बिजनेस में है या उनका किस तरह का प्रोफेशन है या वो अपने लिए कैसा एक लुक चाहते हैं, बाकी मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि हम सब मुस्कुराएं, क्योंकि मुस्कुराइए आप इंदौर में। जी मैम, बात करते हैं, जब आप स्माइल की बात करती हैं वहीं देखते हैं बच्चों के आजकल मैम चॉकलेट खाते खाते दांत ऊपर के जो है वो पहले से ही चले जाते हैं जब उनको जाना नहीं चाहिए, और उनके दांत ही नहीं रह जाते मैम अब। तो ऐसा बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है, तो ये क्यों हो रहा है मैम? देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पर जो समझना है वो ये है कि हम सब ने देखा है कि आजकल बच्चों को बहुत ज़्यादा कैविटीज़ और ये सारे इश्यूज हो रहे हैं। अब उसमें जो सबसे बड़ी बात है वो समझने की है कि बच्चों के जब दूध के दांत आते हैं तो वो तकरीबन 6 महीने की उम्र से आने शुरू हो जाते हैं। उस वक्त तक हम बहुत ज़्यादा उनके दांतों से कंसर्न नहीं होते, हमें लगता है अरे अभी तो बच्चा है, सब ठीक हो जाएगा। तो बहुत बारी हम उनकी जो प्रॉपर ब्रश है, जो रात की ब्रश है, जो प्रॉपर उनको हमें फ्लशिंग करानी चाहिए, हम नहीं करा पाते। उस वजह से उनके दांत जल्दी खराब हो जाते हैं और इस स्थिति को हम रैम्पेंट कैरीज या नर्सिंग बॉटल पैटर्न। जी मैम। बेसिकली ये होता है बच्चों का रात में खाकर सोना और बिना कुल्ला और ब्रश करे करके सोने से। यहाँ पर जो बहुत ज़रूरी एक मदर होने के नाते मुझे लगता है कि इट्स नॉट अबाउट फूड, क्योंकि देखिए वो तो हम सब खा रहे हैं, इट्स अबाउट लेफ्ट आउट फूड, कि बच्चे के मुंह में खाना छूट कितना गया। तो अगर हम उसे प्रॉपरली क्लीन करके सोएंगे, रात को अच्छे से दांतों को साफ सफाई करके सोएंगे, तो ये वाली समस्या से बहुत हद तक बचा जा सकता है। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि किसी भी दांत में कोई भी ब्लैक या ब्राउन स्पॉट है या कुछ इस तरह का है, तो आप एक बार लोकली उसे ज़रूर दिखाएं, ताकि आप उसको प्रारंभिक अवस्था में, क्योंकि फर्स्ट लेयर में तो बहुत ही आसानी से लेजर फिलिंग हो जाती है, अगर वो डीपली इन्वॉल्व होता है तब हमें रूट कैनाल प्रोसीजर या पल्पेक्टमी वगैरह के लिए जाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं इसका बहुत ज़्यादा संबंध इस बात से है कि हम बच्चों को कितना ब्रशिंग हैबिट डेवलप कर पा रहे हैं, उनका ठीक से ब्रश कर पा रहे हैं और रात को सोते टाइम उनको माउथ में कोई भी फूड पार्टिकल ना आए। जी मैम, आजकल कोल्ड ड्रिंक पीने से और बहुत ज़्यादा ऐसे आइटम्स लेने से बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी लोगों में हो गई कि वो पानी भी पीते हैं तो उनको झंझनाहट फील होती है। मैम ये क्यों होता है सेंसिटिविटी? और दूसरी बात मैम, आजकल सेंसिटिविटी पानी से भी क्यों हो रही है? देखिए, उसके लिए हमें 2 बातें समझनी पड़ेगी। डेफिनेटली जब भी हम इस तरह के कोई पेय पदार्थ यूज़ करते हैं जो जंक है या केमिकल से बने हैं, तो उससे हमें लॉन्ग टर्म में नुकसान होता है और अनलकीली ये हमारी कई बार लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाता है, जिसके लिए एज मदर, एज डॉक्टर मुझे दुख भी होता है। पर दूसरा ये है कि दांत जो है वो हमारा 3 परतों से बना है। उसे मैं आपको एक सरल भाषा में समझाने की कोशिश करती हूँ। दांत जैसे एक बिल्डिंग है, वो 3 परतों से बनी है, दीवार, खिड़की, दरवाजे, मेवाड़ा। ऐसे ही दांत की जो पहली परत है वो इनेमल है, जो डेड लेयर है या कह लीजिए इनसेंसिटिव लेयर है, और वो प्रोटेक्टिंग लेयर है। दूसरी जो आपकी परत है वो डेंटिन है, जो सेंसिटिव तो है लेकिन नॉन वाइटल है। उसके थ्रू अगर आपकी पहली परत में कोई खराबी है तो आपको सेंसेशन फील होंगे। एंड तीसरी परत पूरी तरह ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई के साथ सेंसिटिव या वाइटल लेयर है। तो किसी भी वजह से अगर आपकी पहली परत घिस गई, अब वो आपकी गलत ब्रश करने के तरीके से हो सकती है, किसी कैविटी या कीड़ा लग जाने की वजह से हो सकती है, या बहुत ज़्यादा एसिडिक फूड या मीठा खाने की वजह से हो सकती है, या कुछ ऐसी चीज़ों से जिससे आपके दांत की जो बाहर की परत है उसे रेगुलरली डैमेज हो रहा है, तो दूसरी परत आपकी सेंसिटिव हो जाती है। तो जैसा भी पेय पदार्थ आप पी रहे हैं, अगर हम कॉफ़ी पी रहे हैं या कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, तो वो आपकी दूसरी परत पे आपको महसूस होता है। तो उस समय हमें एक अच्छी साफ सफाई, कुछ अच्छे पेस्ट के थ्रू हम इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। एंड ओवरऑल भी हमें कहीं ना कहीं हमारे बच्चों में जितना हो सके पारंपरिक और स्वाभाविक खाना खाने की आदत डालनी है, ताकि लॉन्ग टर्म में उनको ये सारी परेशानियां ना आए। मैम जाते जाते ओरल हेल्थ टिप आप क्या देना चाहेंगी सभी दर्शकों को? मैं तो यही कहूँगी कि आप सब स्वस्थ रहें। ऐसा हमारे बड़े भी कहते थे कि जो दांतों ने जो काम नहीं किया वो हमारी आंतों को करना पड़ता है। तो एक स्वस्थ दांत जो है हमारे पूरे मानव शरीर के स्वास्थ्य की कहीं ना कहीं बुनियादी ज़रूरत भी है और नींव भी है। बट हाँ, अगर कोई एक चीज़ आप मेरी मानना चाहें, जैसे बड़े पहले कहते थे कि आप कुल्ला करिए, तो जब भी पानी पिए उसे मुँह में अच्छे से घुमा लें ताकि कोई भी फूड पार्टिकल अंदर चला जाए। और अगर लास्ट में अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो राइट नाइट ब्रश, सही तरीके से रात की ब्रश अगर आप कर रहे हैं तो मसूड़ों संबंधी, दांत संबंधी बहुत सारी चीज़ों से हम बच सकते हैं।
इतनी सरल भाषा में आज मैम आपने जितने भी ब्रेशेस को लेकर के डाउट क्लियर्स किए, अलाइनर्स को लेकर के हो, चाहे बच्चों की सेंसिटिविटी को लेकर के हो, या जितनी भी आम प्रॉब्लम्स और परफेक्ट स्माइल के बारे में आपने बताया कि मुस्कुराना कितना ज़रूरी है। दांतों की सेहत बनाए रखिए। आपसे मैम मिलकर बहुत अच्छा लगा। दर्शकों को ज़रूर आपकी बातें अच्छी लगी होंगी। वहीं अगर आपको कोई ऐसी समस्या होती है या डाउट होती है, आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एमपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ।